साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक सवाल फिर से खड़ा हो गया है। सर्वोच्च कौन है? सुप्रीम कोर्ट, संसद या फिर सरकार? अब इसका जवाब यही कहा जाता है कि भैया कोई सर्वोच्च नहीं है, सबकी अपने अपने काम है, निर्देशित काम दिए गए हैं कि भैया ये काम करना है और सब अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है, लेकिन सबके बीच शक्ति संतुलन बना रहता है। फिर एक बात आती है कि सर्वोच्च ये नहीं है, सर्वोच्च संविधान है। मगर एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ये भी उठता है दोस्तों कि जब लोग ही नहीं रहेंगे तो संविधान क्या करेगा? यानी संविधान सर्वोच्च है या जनता सर्वोच्च है? आम लोग हैं जिसके लिए संविधान बनाया गया है। और तब बात खड़ी होती है दोस्तों कि हम भारत के लोग ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब इस बात की चर्चा क्यों कर रहा हूं? सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है दोस्तों, और यह जानकारी क्या है? जस्टिस शेखर कुमार यादव, भूल तो नहीं गए, उनको लेकर के क्या कुछ विवाद नहीं पैदा किया गया? उनके बयान से भी विवाद पैदा हुआ और उनको लेकर के भी विवाद पैदा हुआ। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच की, कॉलेजियम ने उनको बुलाया, हाई कोर्ट ने जांच की, और यह सब कुछ आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक एक दिन नया मोड़ आता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यसभा के सभापति, उनके कहने के बाद राज्यसभा एक चिट्ठी भेजता है और चिट्ठी में यह कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को कि आप मत कीजिए, यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, यह हमारे अधिकार क्षेत्र में है और इसका गंभीर उल्लंघन हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में वो प्रक्रिया रुक जाती है। ये खबर जैसे ही आई दोस्तों, पूरे सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में चीजें छाने लगी। और तब ये सवाल खड़ा हुआ कि आखिर किसी भी प्रोसेस में अगर कोई जस्टिस दोषी भी हो तो होगा क्या, करेगा कौन, क्या है किसकी लक्ष्मण रेखा? आज का वीडियो दोस्तों इसी पर है और आज मैं इसी को डिकोड करने वाला हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि जरूर कमेंट के साथ बताइएगा कि क्या वास्तव में सुप्रीम कोर्ट की कोई लक्ष्मण रेखा है? क्या धनखड़ के कहने पर, उपराष्ट्रपति धनखड़ के कहने पर यह जांच रोक दी गई और रोकी गई सुप्रीम कोर्ट में, तो क्यों रोकी गई? आज मैं यही डिकोड करने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट के साथ जुड़िए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और हां दोस्तों, आपसे फिर जानकारी देता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसको लेकर हमारी टीम ने एक बहुत ही जबरदस्त गीत तैयार किया है दोस्तों। ये गीत मैंने खुद लिखा है और मैंने अपनी ही आवाज दी है। जय घोष संघ का अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, निवेदन करता हूं। देखिए, हमारी संस्कृति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी एक बड़ा योगदान है। तो इस सांस्कृतिक यात्रा को इस गीत के जरिए महसूस कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक साझा कीजिए दोस्तों। HB मेलोडी पर बहुत मेहनत करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं। जस्टिस शेखर कुमार यादव फिर से सुर्खियों में आ गए हैं दोस्तों। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ जांच चल ही रही थी कि अचानक राज्यसभा से एक चिट्ठी आई और पूरी प्रक्रिया पर विराम लग गया। और यह भी सवाल खड़ा हुआ। आप देखिए, ये हेडलाइन पढ़िए जो दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूं। VHP सम्मेलन में गए जज पर कार्रवाई की थी तैयारी। मैं हेडलाइन ही पढ़ रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। तभी सुप्रीम कोर्ट को राज्यसभा ने बता दिया दायरा। इस हेडलाइन से आप समझ रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा क्या है, यह राज्यसभा बता रहा है। राज्यसभा का मतलब वहां के जो सभापति हैं, जो उपराष्ट्रपति है धनखड़ साहब, उन्हीं से सारी प्रक्रिया शुरू हो गई। तो अब यह दायरा क्या है? तभी मेरे मन में यह बात उठी दोस्तों, और यह जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। जान लीजिए कि आखिर क्या है दायरा, क्यों बताया गया, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगाया, और लगाया तो क्यों लगाया, क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लक्ष्मण रेखा मान ली? इसीलिए यह वीडियो की जरूरत पड़ी है। और इसको समझने के लिए दोस्तों बड़े थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना जरूरी है
कि आखिर ये क्यों शुरू हुआ। जस्टिस शेखर कुमार यादव, मैं जरा आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये मामला क्या है, क्यों जांच हो रही थी, कैसे ये संसद तक पहुंचा और क्यों पहुंचा ये भी बताता हूं। ये मामला है दोस्तों 8 दिसंबर 2024 का। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट की लाइब्रेरी हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और उस कार्यक्रम को विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित किया गया था। यही उन्होंने एक भाषण दिया और उसी पर विवाद शुरू हो गया। अब उन्होंने पूरा भाषण जो है वो तो काफी बड़ा है, 30 मिनट के करीब का है। मैं आपको संक्षिप्त में वो 4 पॉइंट बताता हूं जिससे ये संग्राम शुरू हुआ। क्या कहा था, सही गलत ये सब मैं कुछ नहीं कह रहा, वो तो आपके लिए है, आप तय कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, संसद के ऊपर है। मैं आपको बता रहा हूं वो बयान क्या है। पहला बयान उन्होंने अपने संबोधन में कहा था, मैं पढ़ रहा हूं दोस्तों, कठमुल्ला जिसे कह लीजिए, आप शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है क्योंकि वो देश के लिए घातक है। जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। यह शब्द कठमुल्ला उन्होंने इस्तेमाल किया था। 33 मिनट का भाषण है। दूसरा बयान, यह कहने में गुरेज नहीं है कि यह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा, यही कानून है। आप यह भी नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट के जज होकर ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुसंख्यक से ही चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग रहते हैं जो कहते हैं उसी को माना जाता है। वो लोकतंत्र से जोड़ रहे होंगे, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि भाई जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वही तो चुनाव जीतेगा ना। ऐसा तो होगा नहीं कि जिसको कम ने वोट दिया उसको प्रधानमंत्री बना दीजिएगा, वो शायद वही कह रहे होंगे। तीसरा बयान, देश एक है, संविधान एक है, तो कानून एक क्यों नहीं? यह कानून बनाकर आपके शरीयत के खिलाफ हो जाएगा, आपके इस्लाम के खिलाफ हो जाएगा, कानून के खिलाफ हो जाएगा। यह भ्रम है आपके अंदर। यह तीसरा बयान है। और चौथा बयान, मैं सारा इन्हीं का बयान कोट कर रहा हूं, जिस नारी को हमारे यहां देवी का दर्जा दिया जाता है आप उसका निरादर नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे यहां तो 4 पत्नियों को रखने का अधिकार है, हमारे यहां तो हलाला का अधिकार है, हमारे यहां तो 3 तलाक बोलने का अधिकार है। ये सब नहीं चलने वाला है। ये चौथा बयान है। और एक छोटा सा और बता देता हूं, एक विशेष समुदाय का जिक्र करते हुए, इसी से पढ़ रहा हूं, उन्होंने सवाल किया कि जब बचपन से ही बच्चों के सामने जानवरों का वध किया जाता है तो वो कैसे दयालु और सहनशील हो सकते हैं। अब चूंकि इन्होंने ये बातें कह दी दोस्तों, तो आप जानते हैं कि हमारे देश का जो लेफ्ट लिबरल गैंग है वो तो तड़प उठा। उसको लगा कि ऐसी बात कही कोई कैसे कह दे, कोई भले हिंदू देवी देवताओं पे आरोप लगा दे, इन्होंने अगर कह दिया तो ये तो बर्दाश्त के बाहर है। मतलब ऐसी तड़प, इतनी सारी चीजें उठी। और जाहिर है दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया में जब चीजें उठती हैं, सब कुछ होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी मांग उठने लगी और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को लिया, कार्रवाई शुरू की और 10 दिसंबर 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट मांगी कि जरा भेजिए भाई क्या है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जब जस्टिस शेखर कुमार यादव से पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि हमने जस्टिस शेखर यादव ने कहा कि हमने किसी न्यायिक सीमा का उल्लंघन नहीं किया है। उसी दौरान दोस्तों, ये तो 10 दिसंबर की बात कह रहा हूं, ठीक 7 दिन बाद यानी 17 दिसंबर को तत्कालीन चीफ जस्टिस संजय खन्ना और 4 सीनियर न्यायाधीशों वाली जो सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम है, उसने जस्टिस शेखर कुमार यादव को बुलाया। आधे घंटे तक बंद कमरे में बातचीत की। चीफ जस्टिस संजीव कुमार खन्ना साहब, चीफ जस्टिस संजय खन्ना, उन्होंने पूछा कि भाई आपका रुख क्या है, आपने क्या कहा, जरा साफ कीजिए। जस्टिस शेखर यादव ने कॉलेजियम को कहा
कि उनके भाषण को, जब वो बता रहे थे कि उनके भाषण को पूरे संदर्भ में नहीं समझा गया, उनके कुछ हिस्से को उठाकर विवाद पैदा करने की कोशिश की गई। और बाद में ये खबर आई, जो पुख्ता तो होता नहीं, मीडिया वाले भी तो सूत्रों के हवाले से बताते हैं कि शेखर यादव ने ये कहा है कॉलेजियम को कि वो माफी मांग लेंगे, मगर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, कोई बयान तो आया नहीं, बल्कि उल्टा क्या हुआ ये मैं आपको बता देता हूं। जनवरी में इसी साल जस्टिस शेखर यादव ने चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा। उसमें अपने भाषण का बचाव किया। वो कहने लगे कि भाई हमारे बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है, हमारी भी अभिव्यक्ति की आजादी है। उसी के हिसाब से ये सारी चीजें कही गई। और खास बात यह है दोस्तों कि उन्होंने किसी भी प्रकार से ना तो कोई सार्वजनिक माफी मांगी, ना ही अपने बयान को वापस लिया। अब यह मामला आगे चलता जा रहा था, यह मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में जांच चल रही थी, अभी भी पूरी प्रक्रिया चल रही थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में एक कानून के छात्र और एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी से शिकायत मिलने के बाद एक नई रिपोर्ट मांग ली। अब आप समझ गए होंगे कि यह पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या है। मगर इस साल मार्च में इसमें एक अप्रत्याशित बदलाव आया दोस्तों, और वो बदलाव तब आया जब सुप्रीम कोर्ट को, बड़े गौर से सुनिएगा, राज्यसभा सचिवालय से एक औपचारिक चिट्ठी मिली सुप्रीम कोर्ट को राज्यसभा के सचिवालय से। और इसमें यह कहा गया कि चूंकि 13 दिसंबर को इस मामले में महाभियोग प्रस्ताव दायर किया जा चुका है इस जस्टिस साहब के खिलाफ, जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ, और यह संसद के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस जांच प्रक्रिया संवैधानिक टकराव पैदा कर सकती है, यह कहा गया। और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत यह जांच रोक दी। अब आप समझिए, और जो राज्यसभा सचिवालय की तरफ से जो चिट्ठी भेजी गई ना दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इस मामले में संवैधानिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के सभापति और अंततः संसद और राष्ट्रपति के पास है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद में पहले से चल रही है, दायर की गई है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इन हाउस जांच करती है तो आप दरअसल एक संवैधानिक टकराव की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं। जो संसदीय विशेषाधिकार है उसका तो उल्लंघन नहीं हो रहा है। और तब जाकर के कॉलेजियम ने तुरंत यह जांच रोक दी। न्यायपालिका ने, इसमें एक लाइन लिखी है, मैं पढ़ता हूं। अदालत के एक सूत्र ने बताया कि न्यायपालिका ने पूरी तरह से यह मान लिया है कि जब मामला संसद में लंबित है तो न्यायिक स्तर पर समानांतर प्रक्रिया नहीं चलनी चाहिए। यहां पर जगदीप धनखड़ साहब को मैं लाता हूं दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति हैं, जो लगातार सुप्रीम कोर्ट पर अपनी टिप्पणी भी देते हैं, और मैं इसी रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं। आप देखिए, बता दें कि इससे पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बीते फरवरी को बताया था कि उन्हें 13 दिसंबर 2024 को एक नोटिस प्राप्त हुआ था जिसमें राज्यसभा के 55 सदस्यों के हस्ताक्षर थे। इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर यादव को संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत पद से हटाने की मांग की गई थी। अगली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा था कि संवैधानिक तौर पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार केवल राज्यसभा के सभापति के अधिकार क्षेत्र में आता है और अंतिम निर्णय संसद और राष्ट्रपति द्वारा ही लिया जाएगा। और एक लाइन पढ़ रहा हूं, बड़े गौर से सुनिए। राज्यसभा अध्यक्ष मतलब धनखड़ साहब, उन्होंने निर्देश दिए थे कि इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दे दी जाए। यानी राज्यसभा के सभापति, इस देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने सचिवालय को कहा कि इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दीजिए कि जब यहां पर ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, जो हमारा विशेषाधिकार है, तब आप कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? कहीं यह संवैधानिक रूप से जो हमें विशेषाधिकार मिला है उसका उल्लंघन तो नहीं है?
कहीं ये संस्थाओं के टकराव की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं, और तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने ये जांच रोक दी है। अब एक बहुत बड़ा सवाल दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी, ये सोचना चाहिए। लेकिन सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट जांच भी कर लेती तो होता क्या? मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने जांच कर ली, दोषी करार दे भी दिया, तो होगा क्या? भैया जाना तो संसद के पास है, अब यहीं पर पीएम के पास है, राष्ट्रपति के पास है। अब यहां पर मैं आपको जस्टिस यशवंत वर्मा उसके किस्से को आपको बताता हूं। भाई एकदम ताजा तरीन है, इसमें लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं, लगातार बात उठ रही। जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर के भी दिल्ली हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं, इलाहाबाद भेज दिए गए, इनको लेकर के भी तो सुप्रीम कोर्ट ने जांच की, कमेटी बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इसको दोषी भी पाया। कार्रवाई कहां हुई? कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। बल्कि जब इस मामले में एक याचिका दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में, तो जो 2 जजों की बेंच थी, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां, उन्होंने जानते क्या कहा जब याचिका दाखिल की गई? बोले भाई जाओ पीएम के पास, राष्ट्रपति के पास, जो करना है उन्हीं को करना है। अब देख लीजिए, गो टू पीएम प्रेसिडेंट। यह सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका में सुनवाई करते हुए कहा। यानी सुप्रीम कोर्ट अगर जांच कर भी ले तो फिर होगा क्या? यह देश की जनता के मन में एक बड़ा सवाल है, उसका जवाब देता हूं। 14 मार्च 2025 दोस्तों, आपको याद होगा, मैं सिर्फ बता रहा हूं, होली की रात को उनके घर में, दिल्ली के घर में आग लग गई थी। नोटों के 5-5 रुपये के नोटों के जले हुए बंडल मिले थे। यह मामला जैसे ही उठा, उनका इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। फिर 3 जजों द्वारा जांच की गई। 3 न्यायाधीशों की जो अंतरिक समिति थी, उसमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जीएस संधवालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल थे। इन्होंने बाकायदा एक रिपोर्ट बनाई और पाया कि ये गलती है इनकी, पैसा इन्हीं का है। और खास बात यह है दोस्तों कि जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने से मना कर दिया था। तब जाकर यह समिति ने, कॉलेजियम ने सिफारिश की कि नहीं, इनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने गलत मान भी लिया तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं कि आप कोई कार्रवाई कर सके। और इस बात पर तो जगदीप धनखड़ भी कह चुके हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है। हालांकि अब बात उठ रही है दोस्तों कि उनको पद से हटाया जा सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब क्या कार्रवाई होती है, मैं आपको जरा उसकी भी जानकारी देता हूं। जो महाभियोग, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाए, इसकी चर्चा दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 217(1)(b) में है। देखिए, किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा। एक और अनुच्छेद है 218, कुछ उपबंधों का लागू होना सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना। मैं थोड़ा हल्की भाषा में समझा देता हूं। इसमें यह लिखा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाएगा, उसी से कुछ उपबंध हाई कोर्ट के जस्टिस में भी लागू होते हैं। और यह संवैधानिक प्रक्रिया क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। 124(4) इसमें नियम यह है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेश के पश्चात जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित जो प्रस्ताव होता है वो राष्ट्रपति के सामने पेश किया जा सके। और इसमें जो कानून है दोस्तों, मैं कानून के बारे में बताता हूं कि अभी ये राज्यसभा में पेश है, जो संख्या दी गई है उसके हिसाब से पेश किया जाएगा। 3 सदस्यीय समिति का गठन होगा और इस समिति में
प्रधान न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद होंगे। इसकी जांच होगी और यह संसद में पेश की जाएगी। उसके बाद दोनों सदनों में 2/3 बहुमत, लेकिन यह जो बहुमत होगा वो सदन की संख्या का कम से कम आधा होना चाहिए। अब इसका अर्थ क्या है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए दोस्तों कि सदन में 100 है, मान लीजिए अब 100 में 2/3 हुआ, पास हो गया, लेकिन संविधान में यह लिखा है कि जो पारित लोग हैं वो कम से कम आधे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आधे से अधिक लोग एब्सेंट हैं और आपने 2/3 बहुमत बना दिया, ऐसा नहीं, 2/3 बहुमत तो होना ही चाहिए। यानी कुल मिलाकर के दोस्तों कहानी यह है कि किसी भी न्यायाधीश को हटाने का पूरा अधिकार संसद में ही निहित है। वो संविधान जिसको सर्वोपरि माना गया है उसने भी यह अधिकार संसद में ही दिया है। और संविधान में यही लिखा है, हम भारत के लोग, यानी एक जगह पर आकर यह पता होने के बाद भी कि यह जस्टिस करप्ट है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। यह मैं आपको बताने जा रहा हूं और यही लक्ष्मण रेखा है। आज यह भी बात उठ रही है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा इस्तीफा भी दे सकते हैं। अब देखिए हटाने और इस्तीफा देने में क्या फर्क है, यह मैं आपको बताता हूं। अगर संसद ने हटाया तो उनकी सारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। अगर वो इस्तीफा देते हैं, त्याग पत्र देते हैं, तो उनकी पेंशन और बाकी जो सुविधाएं हैं वो बरकरार रहेंगी। यानी एक सवाल यह भी उठता है कि क्या यह पता भी चल जाए कि ये जस्टिस करप्ट हैं, बाय द वे जो पता चल भी गया, तो क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ यह होगा कि आप छोड़कर चले जाइए। तो दोस्तों यहां आकर के ये लक्ष्मण रेखा स्पष्ट होती है और शायद सुप्रीम कोर्ट भी ये समझ गया कि हम जांच कर भी ले तो हम पहुंचेंगे कहां, फिर तो वहीं पहुंचना पड़ेगा, उसी संसद को कार्रवाई करनी पड़ेगी। और इसलिए दोस्तों ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मगर एक बात बताऊं आपको, वही जस्टिस शेखर यादव में ये लेफ्ट लिबरल गैंग तो तुरंत इंपीचमेंट के लिए उछल पड़ा, लेकिन जो दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस हैं यशवंत वर्मा, उसको लेकर के तो विपक्ष ने कुछ नहीं किया। आप प्रायोरिटी समझ रहे हैं ना, कि अगर एक समुदाय के खिलाफ किसी ने कोई शब्द कह दिया तो ये लेफ्ट लिबरल गैंग कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हिंदू समुदाय पर कोई टिप्पणी कर दे तो ये चुपचाप सहन कर जाता है। भ्रष्टाचार भी सहन है, तो ये डबल स्टैंडर्ड भी समझ में आता है दोस्तों विपक्षी सांसदों का। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के साथ जुड़िए, अपनी बात रखिए और अधिक से अधिक लोगों तक साझा कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, ये भी निवेदन है कि HB मेलोडी पर नए गीत की तो तैयारी चल रही है, लेकिन RSS के 100 साल पूरे होने पर जो गीत तैयार किया है, आपसे निवेदन करता हूँ ज़रूर देखिए, बताइए कैसा लगा। इस गीत का लिरिक्स, कंपोजिशन, म्यूज़िक, तमाम चीज़ें और वीडियो सब पर आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।